नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग जो न्यू सिलेबस जो रिड्यूस कोर्स होकर आया उसके हिसाब से हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग जो है रहीमदास तक के जो चैप्टर हैं वो पढ़ चुके हैं, यानी सूरदास और रहीमदास इन चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कवि बिहारी जी हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मैं हमेशा आप लोगों से हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए जो 101% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कवि या लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा और आपसे व्याख्या भी करवाई जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको तैयार कर लेने ही चाहिए। तो चलिए उसी क्वेश्चन को मैं तैयार करवाता हूं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कवि बिहारी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में क्या अंतर है, ये दोनों बातें मैं आपको समझाने वाला हूं और साथ ही दोनों चीजें मैं आपको याद भी कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भाई हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं। तो हिंदी साहित्य के अंदर जो 4 काल हुए हैं, जिसमें नंबर 1 आदि काल, दूसरे नंबर पर भक्ति काल, तीसरे नंबर पर रीति काल, चौथे नंबर पर आधुनिक काल, ये 4 काल हुए हैं। तो हिंदी साहित्य का जो तीसरा काल है जिसे हम रीति काल कहते हैं, रीति काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं कवि बिहारी जी। अब ये रीति सिद्ध क्या चीज होती है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जैसे भक्ति काल के अंदर 2 तरह की काव्य धाराएं होती थी, यानी सगुण और निर्गुण काव्य धाराएं होती है, उसी तरह रीति काल के अंदर 3 तरह की काव्य धाराएं होती है, यानी रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। 3 तरह की काव्य धाराएं होती है। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आखिर रीति काल की विशेषता क्या है, क्योंकि परिचय याद करने में ये सब बातें आपको एक तरह से सहायक के रूप में काम आएंगी। तो देखिए, रीति काल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि रीति काल के अंदर जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य केवल दरबारी साहित्य के नाम से भी जाना जाता है और वह साहित्य केवल दरबार तक सीमित रहा था। और उस समय देखिए जो रीति है, अगर हम इस रीति शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि इसके आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। रीति का अर्थ होता है शैली, ढंग या तरीका। अर्थात रीति काल में जो साहित्य लिखा गया वो ऐसा साहित्य था जो लक्षण ग्रंथ के रूप में लिखा गया, यानी साहित्य कैसे लिखना चाहिए, कैसी शैली में लिखना चाहिए, इसके जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनको आधार बनाकर लिखा जो साहित्य लिखा गया था, जिनको हम लक्षण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। मतलब अलंकार क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, काव्य के गुण क्या होते हैं, शब्द शक्ति क्या होती है, इस तरह के विषयों को लेकर के और साहित्य लिखा गया था। तो रीति काल का जितने भी कवि थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में जरूर रहे होंगे, इसीलिए उन्हें दरबारी कवि की उपाधि दी जाती थी। तो अगर हम आज के इस कवि की हम बात करें कि भाई कवि बिहारी जी जो हैं ये रीति काल के कवि हैं और रीति काल के कवि हैं तो ये दरबारी भी कवि हैं। तो ये किसके दरबारी कवि थे, यानी कि किस राजा के दरबारी कवि थे। ये आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। देखिए, आज मैं मार्कर हाथ में नहीं ले रखा, यानी आप समझ रहे होंगे कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये जो कवि परिचय है ये अच्छे से सिखा दूं और आज ये जो चैप्टर है बिहारी सतसई, इसके विषय में मैं आप लोगों को बहुत सी बातें बताने वाला हूं ताकि आगे चलकर आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। साथ ही जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूं कि पहले आप जो है जो एक कवि का परिचय लिखते हैं उसको बिल्कुल शॉर्ट समरी में लिखने की कोशिश करिए और फिर हम उसे विस्तार के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे कि उसका पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो पहली लाइन तो आपको क्लियर होगी कि कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य के रीति काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। क्लियर। इनका जन्म, यानी कि इनका जन्म कब हुआ, 1595 ईस्वी, यानी 1595 ईस्वी के अंदर हुआ।
और कहाँ पर हुआ? ग्वालियर। अब ये ग्वालियर कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर जिला हो गया। और बसवा कस्बा है और वहाँ पर गोविंदपुर, यानी कि जो गोविंदपुर नामक स्थान है बसवा के अंदर, वहाँ पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो जन्म स्थान और जन्म का जो वर्ष है, सन है, वो आप लोगों को याद हो गया होगा कि सन 1595 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर बसवा कस्बा है एक तरह से, और उसी के अंदर कस्बे के पास में अगर हम बात करें तो गोविंदपुर नामक एक स्थान है, गांव है, वहां पर इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ। अगर हम बात करें इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है केशव राय, ठीक है ना। और गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है केशव दास। क्या नाम है बच्चों? केशव दास। और ये किस राजा के आश्रय में रहते थे, यानी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के ये दरबारी कवि थे। क्लियर सभी को? तो सबसे पहले हम जब इसका परिचय लिखेंगे तो आप क्या लाइन लिखेंगे? कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य में रीति काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1595 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बसवा नामक स्थान के निकट गोविंदपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम केशव राय था तथा इनके गुरु का नाम केशव दास। केशव राय पिताजी, केशव दास गुरु का नाम था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कवि बिहारी जी ने हिंदी साहित्य में एकमात्र रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि सतसई क्या है, सतसई का अर्थ क्या है? तो देखिए, सतसई, सत का मतलब 100 और सई मतलब एक तरह से सत मतलब 700 और सई मतलब 100। इस सत सई को संस्कृत में भी सप्तशती, क्या बोला जाता है? सप्तशती के नाम से जाना जाता है। सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, यानी ऐसी रचना जिसमें करीब 700 के करीब पद होते हैं, 700 की संख्या में दोहे होते हैं, तो वो सतसई के नाम से जानी जाती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई बिहारी जो सतसई है इसमें 700 तो हैं, लेकिन कुल कितने दोहे हैं? तो देखिए 719। बिहारी सतसई के अंदर टोटल दोहे कितने हैं? 719। अब हमारे जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, उसके अंदर बिहारी सतसई से कुछ पद, ये शीर्षक है बिहारी सतसई से कुछ पद। तो कुछ पद मतलब कितने पद लिए गए हैं? 20। कितने पद लिए गए हैं? 20 पद लिए गए हैं। हम अगर आगे बात करें कि जो कवि बिहारी जी हैं वो किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, तो वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और निम्बार्क संप्रदाय की क्या परंपरा है कि वहां पर राधा और कृष्ण जी की युगल मूर्ति, यानी कि राधा और कृष्ण की युगल रूप में, युगल का मतलब होता है दोनों को एक साथ उनकी आराधना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है, भक्ति की जाती है। तो ये जो कवि बिहारी जी हैं ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और इनके आराध्य देव कौन होंगे? भगवान कृष्ण जी और राधा जी, यानी राधा कृष्ण जो हैं वो इनके आराध्य देव हो गए। क्लियर है सभी को चीजें? तो इनकी अगर रचना की बात करेंगे तो एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। तो ये बहुत आसान है आप लोगों को याद करना। और टोटल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई बिहारी सतसई का क्या अर्थ है, इसमें कुल कितने पद हैं, तो आप बता देंगे बिहारी सतसई। सतसई का अर्थ है सत सई, संधि विच्छेद करके लिखेंगे। सत यानी कि 7, सई यानी 100, अर्थात 700 का समूह। इसे संस्कृत में सप्तशती भी कहा जाता है, अर्थात ऐसी रचना जिसमें 700 की संख्या होती है, 700 पदों की संख्या होती है, वो सतसई कहलाती है। बिहारी सतसई में कुल 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 719 दोहे। अब देखिए बिहारी सतसई यानी कवि बिहारी से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो
कौन कौन सी बातें हैं? एक तो गागर में सागर भरना। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि गागर में सागर भरने का क्या मतलब है। गागर में सागर, अब देखो गागर का मतलब क्या होता है? घड़ा। गागर का मतलब क्या होता है? घड़ा। और उसमें पूरा सागर भर दिया, समुद्र भर दिया, यानी एक छोटे से दोहे में। अब देखिए, दोहा एक छंद का नाम है। दोहा, सोरठा, चौपाई, छप्पई, कुंडलिया, ठीक है ना, द्रुत विलंबित, शार्दुल विक्रीडित, ऐसे बहुत सारे छंद होते हैं, ठीक है। और जो हिंदी साहित्य के, हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, उनके काफ़ी डिमांड आ रही है, सर साहित्य की क्लास शुरू करिए, तो उनके लिए भी हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दोहा है वह एक छोटा छंद है, लेकिन उस छोटे से दोहे में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। सतसैया के दोहरे, दोहरे मतलब दोहे, जो नाविक के तीर, जैसे नाविक के तीर हों, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, और घाव बहुत गहरे करते हैं। यानी गागर में सागर भरने की कहावत को चरितार्थ करते हैं बिहारी सतसई के दोहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि कवि बिहारी जी के द्वारा लिखे हुए जो दोहे हैं वह अर्थ की दृष्टि से बहुत गंभीर अर्थ को व्यक्त करते हैं। एक छोटे से दोहे के माध्यम से कवि बिहारी जी कई अर्थ स्पष्ट करते हैं और बहुत गहरे अर्थ को वो बता देते हैं। वह अपने छोटे से दोहे के अंदर इतनी गंभीरता से बातों को उजागर करते हैं, बड़े बड़े छंदों में लिखे गई जो पद हैं वो भी उन बातों को उजागर करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। और इसीलिए बिहारी सतसई, यानी बिहारी जी के जो रचना है बिहारी सतसई, उनमें के लिए ये कहावत जो है गागर में सागर भरना, ये पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। एक तो ये बात होगी गागर में सागर भरना, समझ में है ना। इसी टाइप के हम लोग बात करेंगे कि एक तो ये मुक्तक काव्य है। क्या चीज़ है ये? मुक्तक काव्य। अब ये मुक्तक काव्य क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो हमको ये समझ में आना चाहिए। अगर बिहारी सतसई जो है मुक्तक काव्य की दृष्टि से इसकी विशेषता बताइए। ऐसा मैंने PDF में आपको जो है नोट्स भी दे रखा है, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है कि मुक्तक काव्य की दृष्टि से बिहारी सतसई की विशेषता बताइए। तो ये मुक्तक काव्य क्या होता है, इस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मुक्तक काव्य यानी कि ऐसा काव्य जिसके पद के अंदर जो प्रसंग है, पूर्व और अपर, पहले और बाद वाले जो प्रसंग है वो निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब है बिल्कुल अलग अलग होता है। ऐसी, इससे पहले आपने रहीमदास जी के पदों को पढ़ा था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें उजागर हुई थी कि उनके जो पद है वो बिल्कुल क्या थे? अलग थे। और ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ हम मुक्तक काव्य ही कहेंगे। तो मुक्तक काव्य आप लोग सीख लीजिए। मुक्तक काव्य एक ऐसा काव्य होता है जिसमें पूर्व और अपर, यानी पहले और बाद वाले जो पद होते हैं उनमें जो प्रसंग होता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यानी उनके पदों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। जैसे अभी आपको जिस सीक्वेंस से, जिस क्रम से ये दोहे पढ़ने को मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप उन्हीं क्रम से, उसी क्रम से इसे पढ़ें। यानी पहले दोहे को चाहो तो अंत में रखा जा सकता है, अंत वाले को पहले लाया जा सकता है, या पहले वाले को बीच में लगा दीजिए, बीच वाले को पहले ले आइए। इनके क्रम को कैसे भी बदल दीजिए, इनके भाव और इनके अर्थ में, इनके प्रसंग में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आएगा। तो मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि वह काव्य जिसमें जो प्रसंग होता है वो पूर्व और अपर का जो प्रसंग है वो निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यानी पहले वाले का प्रसंग अलग है, दूसरे वाले का प्रसंग अलग है। तो ये जब कवि बिहारी जी के आपने दोहे पढ़े थे तो उनमें से किसी भी दोहे को उठा लीजिए, सबका एक अलग विषय मिलेगा, सबका एक अलग भाव और अर्थ निकल कर आएगा, यानी सीक्वेंस नहीं है। लेकिन आपने सूरदास जी का पढ़ा, जैसे सूरदास जी का भ्रमर गीत पढ़ा, तो जो भ्रमर गीत था उस भ्रमर गीत के अंदर जितने भी पद आ रहे हैं वो सीक्वेंस से आ रहे हैं, उनका एक क्रम है।
समझ में है ना। तो वहाँ वो सीक्वेंस से लिखे गए हैं, तो वो मुक्तक काव्य नहीं है। मुक्तक काव्य यानी जिसके प्रसंग बिल्कुल अलग होते हैं। अब उसकी विद्वानों ने कुछ विशेषताएं बताई है, करीब 7 विशेषताएं हैं। उन 7 विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई उसमें रस निष्पत्ति की क्षमता होनी चाहिए, यानी रस को उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। वह सामासिक शैली, समास शैली में लिखा होना चाहिए। यानी समास का मतलब होता है, जैसे अपन कहते हैं किसी बड़े वाक्य को, यानी 2 या 2 से अधिक पदों को एक पद में लिखने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, समास। तो समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त लिखना, यानी दोहों को बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से लिखा गया है, किंतु इनके अंदर जो अर्थ है वो बहुत गहरा छिपा हुआ है। तो चलिए हम अभी अपने विषय से थोड़ा अलग भटक रहे हैं, क्योंकि पहला उद्देश्य हमारा कवि बिहारी जी का जो जीवन परिचय उसे याद करना है। पहले मैं वही आप लोगों से बात करूंगा, तो ये पूरी बातें आपको ध्यान हो गई होगी कि 1595 ईस्वी में जन्म हुआ है, ग्वालियर, बसवा, गोविंदपुर, ऐसे ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें कि ये किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के ये कवि माने जाते हैं, रीति सिद्ध, समझ में आई बात। फिर हम बात करेंगे इनके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम कौन सा है, क्या नाम है इनके पिताजी का नाम, केशव राय, और इनके गुरु का नाम है केशव दास। और ये किस दरबारी कवि थे, यानी किस राजा के दरबारी कवि थे, आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आमेर के राजा हैं मिर्जा जयसिंह, वो अपनी एक अल्पवयस्क, एक कम आयु की उनकी रानी थी, उसके मोह में, उसके प्रेम में वो इतने ज़्यादा आसक्त हो गए कि अपने राज कर्तव्यों को, एक राजा का जो कर्तव्य होता है, अपने राज कार्यों से वो क्या हो गए, विमुख हो गए। तो अल्प आयु रानी के मोह पास में बंधे हुए राजा मिर्जा जयसिंह को वह एक दोहे के माध्यम से संदेश भेजते हैं। और ऐसा कहा जाता है उस दोहे को पढ़ने के बाद जो आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह है वो वापिस अपने राज कर्तव्यों को निभाना शुरू कर देते हैं, यानी वो बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। और बिहारी के उस दोहे से प्रसन्न होकर उन्हें दरबार में सम्मान देते हैं और उन्हें दरबार का दरबारी कवि बना देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बाद वो जो भी दोहे लिखते थे, हर दोहे के ऊपर उनको वो स्वर्ण मुद्राएं देते थे। तो इस तरह से कवि बिहारी जी अपने काव्य और कला के सुंदरता के बल पर वहाँ एक विशेष स्थान वहाँ पर उन्होंने प्राप्त किया था। आज हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर उनके 20 जो दोहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो बातें मैंने बताई हैं वो मैं आप लोगों को नोट करा देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहें ये चीज़ें। अब आपका काम ये है कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे, अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। यहाँ बोर्ड पर मैं लिखता चलता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, शॉर्ट में लिख देता हूँ कि ये काल यानी हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं, ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बच्चों, रीति काल के कवि हैं। और रीति काल के अंदर भी ये कौन सी है, रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूं ताकि बोर्ड का एग्जाम जब हो तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकें। फिर हम बात करेंगे यहां पर कि जो कवि बिहारी जी है इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म हुआ है इनका 1595 ईस्वी में। और अगर हम बात करें जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर, क्या है, ग्वालियर। और ग्वालियर के अंदर क्या है, बसवा, क्या है, बसवा। और बसवा के अंदर क्या है, गोविंदपुर, क्या है, गोविंदपुर। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ, जन्म स्थान आ गया। अगर हम बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिता का नाम है केशव राय। क्या नाम है, केशव राय। और अगर हम बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम है केशव दास। क्या नाम है बच्चों, केशव दास इनके गुरु का नाम है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि भाई इनका निधन कब हुआ, तो इनका निधन 1663 ईस्वी में। और निधन भी कहाँ पर हो गया इनका, ग्वालियर के अंदर ही इनका निधन हुआ है।
तो ग्वालियर। ठीक है, तो ये इनका निधन हो गया। अगर हम बात करें कि इनकी प्रमुख रचना, तो प्रमुख रचना के रूप में तो केवल एक ही रचना आती है, लेकिन मैं रचना से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये दरबारी कवि भी, यानी किस दरबार के अंदर ये, ठीक है ना, तो राज दरबारी कवि, राज दरबारी कवि, ठीक है ना। तो ये कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये आमेर के राजा, जयपुर के पास आप देखते हो आमेर है, राजा मिर्जा जयसिंह के ये दरबारी कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो दरबारी कवि के बारे में आप लिख दिए। दूसरा, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, जैसा कि आपको ये खबर मिल रही है धीरे धीरे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेंगे। जो न्यू पेपर का पैटर्न मॉडल पेपर आने वाला है 15 जनवरी के आसपास, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो तैयार कर लेने चाहिए। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, और इस संप्रदाय की विशेषता है कि इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति, राधा कृष्ण की युगल, राधा कृष्ण के युगल रूप, युगल रूप की आराधना होती है। ठीक है, इस संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल रूप की क्या होती है? आराधना होती है। फिर हम बात करें प्रमुख रचना, तो प्रमुख रचना में एकमात्र रचना जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसका नाम क्या है? बिहारी सतसई। ठीक है, और इस बिहारी सतसई के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 719 दोहे हैं, 719 दोहे हैं। पाठ्य पुस्तक में 20 दोहे हैं। पाठ्य पुस्तक में कितने दोहे लिए गए हैं? 20 दोहे लिए गए हैं। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण अगर प्रश्नों की बात करें तो इसके अंदर 2-3 लाइनें हैं। जब हम ये परिचय पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये 2-3 लाइनें बच्चों जो आपको याद होनी चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस बार इतना टाइट पेपर आने वाला है, लेकिन पिछले 3 साल के पेपर का अगर एनालिसिस करके देखें तो ये इतने गहरे प्रश्न आ चुके हैं ये, तो हम लोग इन प्रश्नों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तैयार करेंगे इनको। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष के आधार पर इन्होंने क्या लिखे हैं? रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने भक्ति, नीति, बिहारी सतसई में ये प्रश्न बता रहा हूं जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बिहारी सतसई में भक्ति, नीति एवं श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। तो ये कथन जो है इसको आपसे सिद्ध करवाया जा सकता है, स्पष्ट करवाया जा सकता है। यानी बिहारी सतसई के अंदर 3 तरह के दोहे हैं, भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के। यानी बिहारी सतसई की जो रचना है उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित दोहों का समावेश किया गया है। तो मानो त्रिवेणी, त्रिवेणी मतलब 3 धाराओं का समूह। तो 3 जो भाव हैं ये भक्ति, नीति, श्रृंगार, इनसे संबंधित दोहों को उन्होंने लिखा है, इसलिए ये त्रिवेणी यहां पर कहा है। एक प्रश्न जो बनेगा यहां पर
कवि बिहारी जी की रचना, यानी ये जो गागर में सागर, कवि बिहारी जी के संपूर्ण बिहारी के काव्य में गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना भरने की उक्ति को चरितार्थ किया गया है। ठीक है ना, काव्य में यानी बिहारी का जो काव्य है उसमें गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ किया गया है। तो ये मैं आपको समझा चुका हूं कि एक छोटे से घड़े में पूरा समुद्र भर दिया, मतलब एक छोटे से दोहे के माध्यम से कवि ने बहुत गहरे अर्थ को स्पष्ट किया है। ठीक है, तो ये हो गया। एक प्रश्न जो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है तीसरे नंबर पर, यानी कवि बिहारी जी के जो काव्य हैं यानी उनकी रचनाओं में बिहारी की रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता, तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। ठीक है, इस कथन को बिहारी सतसई के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देंगे। तो ये देखिए, ये निबंधात्मक या लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और पूरी संभावना रहती है आने की इनकी। गागर में सागर भरने की उक्ति, और देखिए बिहारी की रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य। अब ये उक्ति वैचित्र्य क्या होता है, अन्योक्ति क्या होती है, अर्थ गांभीर्य क्या होता है, अर्थ विस्तार क्या होता है, अलंकारिता, कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। सबसे पहले तो काव्य की इन्हीं विशेषताओं को आपको मालूम होना चाहिए। जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो इन्हीं चीज़ों को हम बिहारी सतसई के जो पठित दोहे हैं उनको बताते हुए वहां लिखेंगे। तो देखिए यहां पर उक्ति वैचित्र्य शब्द आया है। उक्ति वैचित्र्य का मतलब है, उक्ति का मतलब कथन और वैचित्र्य का मतलब होता है विचित्रता यानी विभिन्नता। एक ही कथन से कवि बिहारी जी कई कई बातों को स्पष्ट कर देते हैं। एक ही कथन से कई बातों को स्पष्ट कर देते हैं। तो अभी पढ़ेंगे, देखिए कैसे पता लगता है कि उक्ति वैचित्र्य क्या है। अन्य उक्ति, अन्य प्लस उक्ति। अन्य उक्ति जो है एक अलंकार भी होता है। अन्योक्ति के अंदर क्या रहता है कि किसी बात को कहना चाह रहे हैं लेकिन जिसके माध्यम से वो कहना चाहते हैं वो उक्ति किसी और के लिए होती है। मतलब है कोई और, प्रेजेंट कोई और है लेकिन वो बात कहीं किसी और के संदर्भ में जा रही है। जैसे कवि बिहारी जी ने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को सावधान करने के लिए एक छोटा सा दोहा लिखा उन्होंने कि नहीं पराग नहीं अंकुर, ऐसे करके वो दोहा है, मुझे याद नहीं है वो पूरा। तो वो जो दोहा है उसके अंदर कह रहे हैं कि अभी जैसे पुष्प का वर्णन करा है उसने कि एक छोटी सी कली है, अभी पेड़ पर वो कली खिली भी नहीं है, उसके अंदर ना तो कोई पराग है ना रस है, ना ही
वो अभी विकसित हो पाई है, और भंवरा उसके प्रेम में, उसके मोह में इतना बंध गया अभी से, तो ये उसकी अल्पायु रानी जो है उसके लिए संबोधित कर रहा है। मतलब कहे तो मतलब वहाँ वो पुष्प का वर्णन कर रहा है, कली का वर्णन कर रहा है, लेकिन उसके माध्यम से वो कह किसको रहा है? राजा को, कि हे राजन, जिस अल्पायु रानी के मोह में तुम इतने वशीभूत हो रहे हो, अभी तो वह अपने पूर्ण यौवन में भी, अपने यौवन काल में अभी आई भी नहीं है, अभी वह शारीरिक रूप से विकसित नहीं हुई है, अभी उसका जो सौंदर्य है और बढ़ना है, किंतु उससे पहले ही आप उसके प्रेम में इतने वशीभूत हो गए कि अपने राज कर्तव्यों को भूल गए। तो ये अन्योक्ति होती है, कहते कुछ है, कहा कुछ और जा रहा है। ठीक है। अर्थ गांभीर्य, अर्थ की गंभीरता को व्यक्त किया जाता है, यानी अर्थ को बहुत गहराई से, गंभीरता से व्यक्त किया जाता है। अर्थ विस्तार, शब्द का अर्थ जो होगा वो उसको विस्तार दिया जाएगा। एक ही दोहे में जो अर्थ होंगे वो कई तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं। ठीक है। अलंकारिता मतलब अलंकारों का प्रयोग हो रहा है उसमें। कल्पना की समाहार शक्ति, कल्पना का अद्भुत संयोग इनके दोहों में देखने को मिलता है। नटत रिजत खिजत, ठीक है ना, भरे भवन में करे नैनन हिस्सो बात, ये पद आएगा भी आपके सामने। तो वहां पर उन्होंने कल्पना की कितनी गजब, ये एक उदाहरण के रूप में इन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया है। तो देखिए बच्चों, अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका विस्तार आपके सामने लिखने वाला हूं। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया इस चैप्टर के लिए, इसे आप तैयार करेंगे, जब भी एग्जाम होंगे याद करेंगे। भाई रीतिकाल का है, रीति सिद्ध कवि माना जाता है। 1595 में जन्म हुआ, मध्य प्रदेश ग्वालियर बसवा गोविंदपुर में जन्म हुआ। पिताजी का नाम केशव राय, गुरु का नाम केशवदास, ठीक है ना। और दरबारी कवि किसके रहे हैं? आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबारी कवि रहे हैं। एकमात्र रचना लिखी है इन्होंने बिहारी सतसई। और इसी के साथ में अगर हम बात करें कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, तो 719 दोहे हैं, लेकिन हमारी जो कोर्स है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें केवल 20 दोहे हैं। और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण जी के युगल रूप की आराधना होती है, भक्ति होती है। और इनकी अगर हम बात करें कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बन सकते हैं, तो देखिए बिहारी सतसई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इस तरह की बातें आप बता सकते हैं। तो देखिए अभी इस वीडियो के अंदर मैं केवल इतना कर सकता हूं कि आपको एक बार रीडिंग कर देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बच्चों, उसके अंदर मैं कवि का परिचय और साहित्यिक परिचय, यानी जीवन और साहित्यिक परिचय दोनों में अंतर करके मैं बोर्ड पे लिख के बताने वाला हूं। साथ ही इस चैप्टर के अंदर जितने भी पद आ रहे हैं उनका अनुवाद भी हम लोग करना शुरू करेंगे। पूरी रीडिंग कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको रीडिंग कर देता हूं, कुछ बातें और समझ में आ जाएंगी। जन्म आपको समझ में आ गया 1595 में, मृत्यु जो है 1663 में हुई। तो देखिए पहले ही अंडरलाइन लगा लीजिए आप लगाना चाहे तो। गागर में सागर भरने वाले रीति काल के महान कवि बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के निकट बसवा नामक गांव में हुआ। अब ये बसवा के पास में भी गोविंदपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, आप ऐसा ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम केशव राय था। उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्प वयस्क रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया था, सावधान किया था। काव्य पारखी, काव्य को परखने वाले, समझने वाले राजा मिर्जा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान भी दिया। बिहारी जी ने सतसई की रचना की है। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिषी एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना करके अक्षय कीर्ति, ऐसी प्रसिद्धि जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण जी की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। उनकी समाहार शक्ति के कारण ही कहा गया है, सतसैया के दोहरे तीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी सतसैया के जो दोहे हैं वो नाविक, नाव चलाने वाला जो होता है उसके तीर के समान है। नावक के तीर
ठीक है। देखन में कैसे लगते हैं, छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत गहरे घाव वो करते हैं। इस पाठ में कवि बिहारी जी के भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे लिए गए, इसीलिए मैंने आगे की बातें नहीं लिखी। आपसे भक्ति, नीति और श्रृंगार से संबंधित ही बातें पूछी जाएंगी। तो भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए राधा जी की आराधना करता है और दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण जी को उल्हाना देता है, उपालम देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से यानी कि मोक्ष प्राप्त करने वाले या सांसारिक मोह माया या विषय वासनाओं से दूर रहने वाले संतों के साथ रहने से, ठीक है, अधम व्यक्ति भी, नीच व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा लेती हैं। वन में भगवान कृष्ण जी के आते ही बिना वर्षा के मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में अपने आँखों के संकेतों से वार्तालाप करते हैं और छीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में, समुद्र में कल्प वृक्ष की डाली चमक रही हो, हिल रही हो। इस तरह से यहाँ हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सब बातें अच्छे समझ में आ गई होगी बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को पैराग्राफ में लिख करके मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो बातें मैंने आपको समझाई वो याद भी हो गई होंगी। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।